हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सिंपल मेथड, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था। तो इस चैप्टर में आप लोग की एक क्लास अब तक हुई है। उस क्लास में डिटेल में आपने सीखा कि हम डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो कौन से मेथड हम यूज करते हैं। हम सेंसस मेथड भी यूज करते हैं, हम सैंपल मेथड भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। आप लोगों ने ये सीखा कि अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है तो आप सैंपल मेथड यूज कर लेते हैं। एरिया छोटा है तो आप सेंसस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी आइटम स्टडी करना है। खर्चा यानी कॉस्ट, एफर्ट, मेहनत जो लगती है, टाइम जो लगता है, वो ज्यादा किस में लगता है? हम देखते हैं सेंसस में लगता है, क्योंकि वहां पर आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हैं। सैंपल मेथड इज लेस कॉस्टली देन सेंसस। बहुत सारे डिफरेंस भी हमने किए थे इसके। डिफरेंस करने के बाद आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि सैंपल मेथड के अंदर और कौन कौन से मेथड्स आ सकते हैं। सैंपलिंग मेथड्स की मैं बात करने जा रहा हूं। तो सैंपलिंग मेथड्स में हम लोग टोटल 6 मेथड्स पढ़ेंगे विद मैरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं। आज की क्लास को बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो किया था वो क्या क्या किया था। सेंसस सैंपल मेथड क्या होता है, मीनिंग पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा सेंसस मेथड को डिटेल में विद सुटेबिलिटी, मैरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर हमने देखा सैंपल मेथड क्या है, उसकी सुटेबिलिटी, मैरिट्स एंड डिमेरिट्स। सबसे बड़ी बात यह थी कि सैंपल मेथड में आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल मेथड है, सैंपल के बेस पे आप रिजल्ट निकालते हैं। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको सैंपल चूज करना है तो सैंपल चूज करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक याद होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि सैंपलिंग मेथड जो है उसके 6 टाइप हो सकते हैं। 6 मेथड जो है सैंपलिंग के अंदर आ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की। तो 6 मेथड हमने नहीं पढ़े थे, हमने आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रैंडम सैंपलिंग, फिर आता है पर्पसिव सैंपलिंग, फिर आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, देन सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस। सबसे छोटे छोटे जो मेथड्स हैं वो लास्ट के 3 हैं, बाकी शुरू के जो 3 है डिटेल में है थोड़े से, इनको अच्छे से पढ़ना बेटा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज दोस्तों, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। आपने बहुत बार ये लाइफ में देखा होगा इस मेथड को यूज करते हुए। हमारे गली मोहल्ले में लॉटरी डालते हैं, पर्चियां वाली लॉटरी, स्लिप्स डालते हैं, शफल करते हैं, चूज करते हैं। रैंडमली इसकी चूज हो गई, उसके पैसे निकल जाते हैं, उसकी लॉटरी निकल जाती है। देखा होगा आपने, पैसे सेव करने के लिए होता है जनरली। तो रैंडम सैंपलिंग के अंदर भी 2 टाइप्स है। ये लॉटरी मेथड है और एक टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी मजेदार चीजें सिखाऊंगा आपको क्या होती है। टिपिट्स ने दी थी ये टेबल, टिपिट टेबल बोलते हैं इसको हम, LH से टिपिट। तो हम बात करेंगे रैंडम सैंपलिंग की। रैंडम सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग है जहां पे ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, जिस एरिया की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो उसमें ईच एंड एवरी आइटम के इक्वल चांस होते हैं बीइंग सेलेक्टेड। देखो ना, 15 पर्ची हमने डाली, 15 लोग खड़े हुए हैं, पर्ची किसी की भी निकल सकती है। तो एवरी आइटम, ईच एंड एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो रैंडम सैंपलिंग इज दैट सैंपलिंग in which each and every item of the universe have equal chance of being selected. In other words, equal probability है item की select होने की। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि which of the various item universe got select in the sample is beyond the control of the investigator. इन्वेस्टिगेटर के हाथ में नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई सेलेक्ट कर लूं। अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है तो रैंडम सैंपलिंग नहीं हुआ। रैंडम सैंपलिंग मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। हर आइटम के इक्वल चांस सेलेक्ट होने के होते हैं। ड्रॉज निकलते हैं, लकी ड्रॉ देखा होगा, लकी ड्रॉ निकलते हैं। स्कूल में आप लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हो, आप एक बॉक्स में बहुत सारी पर्चियां डालते हो, शफल करते हो, स्लिप्स को निकालते हो, कोई भी एक, तो किसी की भी आ सकती है। सबको एक्साइटमेंट रहती है ना कि मेरी पर्ची निकल गई तो मेरे को डेयर करना पड़ेगा, होता है ना ऐसा। तो हर एक को लगता है कि मेरी चांस भी आ सकती है, तो इक्वल चांस सबके पास। तो बेटा रैंडम सैंपलिंग का मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट लेके समझ रहे हैं ना आप लोग? चलो, तो रैंडम सैंपलिंग इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी यहां पे नहीं है। तो दिस मेथड इज इम्पार्शियल, क्योंकि सबके इक्वल चांस है, कोई जबरदस्ती जानबूझ के कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर के हाथ में वैसे ही नहीं है, तो पार्शियलिटियां कैसी होगी? अब इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला आता है लॉटरी मेथड, जो आप सब लोग देखते हो। सुनेगा ध्यान से।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन दिस मैथड, लॉटरी मेथड में क्या होता है, इन दिस मैथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि मान लो कि आपके एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 15 लोग हैं, तो 15 लोग की स्लिप्स बनाओगे, उनके नाम लिखोगे, उसे बॉक्स में डालोगे, शफल करोगे, कोई भी स्लिप निकलेगी किसी की भी, उसका नंबर आ जाता है। तो लॉटरी मेथड में यही है कि जितने आइटम्स हैं उन सबके स्लिप्स बनाओ, बॉक्स में डालो, शफल करो, रिजल्ट निकालो। अपना लकी ड्रॉ ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे होता है। अपनी जो लॉटरीज डलती हैं सेविंग करने के लिए मनी, वो भी ऐसे ही डलती है। तो ये आपका सैंपल मेथड का एक पार्ट है, लॉटरी मेथड। सबसे खास मेथड जो मुझे बहुत मजा आता है कराने में और बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगता है, वो है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें टिपिक टेबल का यूज होता है। टिपिक टेबल क्यों बोलते हैं? अपने जो स्टैटिस्टिशियंस थे, LHC टिपिट, उन्होंने 1927 में, आई थिंक 1927 के अंदर एक टेबल इन्वेंट की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10,400 नंबर्स की टेबल बनाई। टोटल 41,600 फिगर्स थे। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो अपना आता है 10,400 जो है वो नंबर्स बना दिए। 10,400 नंबर्स ऐसे थे, जो 4 यूनिट्स के थे, वो ऐसे नंबर्स थे कि उसको डायगोनली कर लो, वर्टिकली चूज कर लो, हॉरिजॉन्टली कोई भी नंबर आप उठा लो, किसी को भी नंबर वो दे दो, उसके बाद रिजल्ट निकालो। मतलब टेबल का यूज करके आप सैंपल, टेबल को, टेबल के अंदर जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको एज अ सैंपल यूज करके आप रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। पहले पढ़ो कि ये है क्या। सम स्टैटिस्टिशियंस हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल। पहले LHC टिपिट ने निकाली, उसके बाद फिशर ने निकाली, फिर फ्रांसिस ने भी निकाली। तो इन लोगों ने क्या निकाली? टेबल निकाली रैंडम नंबर्स की। तो टेबल ऑफ रैंडम नंबर जो है उसमें सैंपल फ्रेम किए जाते हैं। कैसे फ्रेम करते हैं सैंपल? विद रेफरेंस टू दीस टेबल्स। ऑफ ऑल दीस टेबल्स, टिपिक टेबल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, जिसमें 41,600 फिगर्स हैं। टिपिक हैज इन्वॉल्व 10,400 नंबर, 4 यूनिट्स ईच। अब 4 यूनिट का एक नंबर है, अगर हम सिर्फ फिगर्स काउंट करें तो 41,600 बनते हैं। So for the use of this method, all items universe are first arranged in order. Then using Tippett table, the required number of items are selected as are needed for the sample. अब कैसे होता है ये सुनना। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जो टिपिट टेबल ही है। जैसे कि टेबल है दोस्तों, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे ना नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 500 लोग हैं। कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। 500, एक सेकेंड। मेरे पास 500 लोग हैं और 500 लोगों को, ये 500 मेरा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले मैं 500 लोगों को अरेंज करूंगा ऑर्डर में, उनके बाद उनको नंबर अलॉट करूंगा। अब 500 जो है उसके अंदर 3 डिजिट है, 500। अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल के अंदर से कुछ नंबर्स उठाऊंगा, जैसे कि सुनना ध्यान से, 3 डिजिट, जैसे कि 212 है, 639 है, यहां 197 है लास्ट में। इस टेबल को मैं ऐसी जगह खोलता हूं जहां मैं मार्क कर सकूं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, अब आप देख सकते हो। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो आप, मेरे पास 500 लोग थे। इन 500 लोगों को मैंने अरेंज कर लिया। अब मुझे इनको क्या करना है? कुछ नंबर अलॉट करने हैं। नंबर अलॉट करके फिर मैं रैंडमली शफल करके कोई भी एक नंबर निकाल लूंगा, जिसका निकलेगा, जिसको अलॉट किया गया, तो वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा एज ए सैंपल। तो 500 लोगों को पहले नंबर अलॉट तो करने पड़ेंगे। अब वो नंबर अलॉट कहां से किए ना, दिक्कत ही आती थी। इसीलिए टिपिट टेबल का इन्वेंशन हुआ। अब यहां पर देखो आप, यहां 212, इसके आगे 639 है, 197 है, 429 है, 109 है, 458 है, 212 है, 906 है। मैं सिर्फ वो नंबर चूज करूंगा जो 500 से नीचे है। ऑब्वियसली बात है, 500 से नीचे है वो चूज करूंगा, 3 डिजिट के नंबर्स।
जैसे कि 590 है, ये तो बड़ा हो गया 500 से, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 649 इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 443 ये हम पहले वाले बंदे को दे दिया हमने नंबर। अगले वाले बंदे को कौन सा नंबर दिया? मान लो 845 आ गई, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, 500 से बड़ा नंबर है। 099 ये हम दे सकते हैं। 751 हम नहीं देंगे। 307 हम दे सकते हैं। 668 हम नहीं देंगे, 500 से बड़ा है। ऐसे हम 500 बंदों, देखो बहुत सारे नंबर हमारे पास है। हमारे पास 10,400 नंबर हैं। हमें तो 500 लोगों को देना है बस। तो 500 लोगों को 500 नंबर दे दो जिनकी 0 से ऊपर वैल्यू हो। 001 भी तो हो सकता है। 001, 002 से लेके 499 या 500 तक के नंबर आप उनको अलॉट कर सकते हो। नंबर कहां से ला रहे हो? ऑटोमेटिकली आप इस टेबल से ला रहे हो। इस टेबल में खास बात क्या है कि आखिरी के 3 डिजिट जो आप लेके चल रहे हो वो किसी और नंबर में बाद में नहीं रिपीट होंगे। ऑब्वियस रिपीट होगा तो फिर गलती हो जाएगी ना। तो टेबल जो टिपिक टेबल है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर है, वो ऐसी टेबल होती है जिसमें 10,400 फिगर्स हैं, तो नंबर्स हैं, सॉरी, 41,600 जो है वो फिगर्स हैं। तो 10,400 जो नंबर है इसमें से आप लोगों को अलॉट करो। उसके बाद शफल करके रैंडमली आप जो नंबर चूज करोगे, मान लो 500 में से आपको 50 लोग चूज करने हैं, तो जो 50 आपने जो नंबर अलॉट किए उनको लिखा हुआ है ना कहीं, तो उन 500 नंबर में से 50 नंबर आप रैंडमली चूज कर लो। 50 लोग सेलेक्ट हो गए, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा कई जगह पर ऐसा होता है कि रैंडम नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो ये होता है रैंडम मेथड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। उसके अंदर भी टेबल वाला मेथड। तो हमने सबसे पहले किया लॉटरी मेथड, फिर हमने किया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इस तरह से दोस्तों हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब इस मेथड की जो आपने देखी टेबल की या फिर इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें पर्सनल बायस, इसमें पार्शियलिटी नहीं है। इस मेथड में पार्शियलिटी नहीं है। दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। दूसरा, ईच एंड एवरी आइटम के इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है। तीसरा, यहां पर यूनिवर्स जो है वो फेयरली रिप्रेजेंट होगा इन सैंपल्स के थ्रू जो हमने टेबल में से सेलेक्ट किए। ऑब्वियस बात है। और दूसरी बात क्या है कि दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर चूज किए, दे दिए। ऑब्वियस 500 से मैंने 500 का सैंपल बनाया था, तो 500 से ऊपर 502 नंबर आ गया, मैं क्यों दूंगा? लोग ही 500 है, वरना गलती हो जाएगी। तो 500 से नीचे वाले नंबर हम टेबल से ढूंढ के कैसे भी सेलेक्ट करो, आप ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, जैसे भी सेलेक्ट करो, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो। बट डायगोनली करो ज्यादा अच्छा है। ऐसे भी कर सकते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, कैसे भी चल सकती है ये टेबल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। उसके बाद इस मेथड की प्रिंसिपल मेरिट क्या है कि ईच एंड एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये सबसे खास बात है, इसको नहीं भूलना। इसके बाद इस मेथड की डिमेरिट्स क्या है? दिस मेथड डज नॉट गारंटी proportionate representation of different items in the universe. Random sampling does not give weightage to certain important items. जो आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कोई खास नंबर नहीं दिए जा रहे, उनको वीआईपी नंबर नहीं दिए जा रहे, या फिर उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। अब ये गलती है। अगर कोई आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए तो उसकी वेटेज ज्यादा होनी चाहिए, पर यहां सबको इक्वल रखा गया है, ये इसकी डिमेरिट है। ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड सबसे ज्यादा समझाने वाला होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चों के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस होता है रैंडम सैम्पलिंग में और हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई बच्चा भी छोड़ के नहीं जाएगा, अच्छे से करेगा। कह रहे रैंडम सैम्पलिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि टेबल में नंबर ये वाले उठाओ, 500 से कम तो 500 वाले नंबर सेलेक्ट करने, वो उठाने देने। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहां पर कोई रूल्स नहीं है, सैम्पलिंग कैसे मर्जी कर लो। रैंडम सैम्पलिंग अलाउ एवरी आइटम ऑफ, जो भी जितने भी आइटम है सबके इक्वल चांस सेलेक्ट होने के। लेकिन हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी आइटम के इक्वल चांस सेलेक्ट होने के नहीं होते, यहां अपनी कन्वीनियंस भी हो सकती है। तो रैंडम सैम्पलिंग इज गुड। अच्छा, एक बात और सुनना बच्चों, एक बात और सुनना। रैंडम सैम्पलिंग में एग्जिट पोल्स का मतलब क्या है? एग्जिट पोल्स इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मींस अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल exiting the poll booth are contacted and asked whom they voted for. हम अगर कहीं वोट दे के आ रहे हैं, रैंडमली हम किसी ग्रुप से पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, तो अंदाजा हो जाता है कि हाँ इन्होंने
इतने सारे लोगों ने इसको वोट दिया तो ये जीत सकता है, तो उसके बेस पे रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इसकी विक्ट्री होगी। तो ऐसे मेथड्स को बोलते हैं एग्जिट पोल। जब एग्जिट पोल्स का मतलब समझते हैं, वोटिंग डालने के लिए जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं वोट डाल के बूथ से, तो उन लोगों से पूछा जाता है आपने किसको वोट किया, आपने किसको वोट किया। तो रैंडम सैम्पलिंग में एग्जिट पोल मेथड भी यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज, हमने 6 सैम्पलिंग मेथड करने थे, हमने अब तक एक किया है, हमने अब तक एक किया है। दूसरा क्या है, पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से विलफुली हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, मतलब पार्शियलिटी यहां पर हो सकती है विलफुली। पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैंपल। रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेटर खुद सैंपल चूज कर रहा है अपने ओपिनियन के हिसाब से, उसको बेस्ट लगता है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स जो वो चूज कर सकता है, बेस्ट से बेस्ट वो चूज कर। So under this method of sampling, selection of the sample item is not left to chance factors. It is simply made by choice. हम खुद से चूज कर रहे हैं। तो डेलिबरेट सैम्पलिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद से सैंपल को चूज करता है और फिर रिजल्ट निकालता है। ये मेथड सुटेबल कब होता है? दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन सम ऑफ द आइटम्स इन यूनिवर्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अगर आपको लग रहा है कि हमारे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कुछ आइटम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उनको मैं पहले सेलेक्ट करूंगा। क्यों सेलेक्ट करूंगा? क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले सैंपल को सेलेक्ट किया है, मेरे रिजल्ट अच्छे होंगे। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए मैं वही सैंपल चूज करूंगा ना जो मुझे बेस्ट लगते हैं। तो उस केस में इस मेथड को यूज करते हैं। अब कई लोग पूछते हैं सर 6 के 6 जो मेथड्स हैं उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा आप सजेस्ट करोगे? मैं बोलूंगा भैया कोई बेस्ट मेथड नहीं होता, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, उस टाइम कौन सा मेथड अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहां पर सिचुएशन बन रही है, फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा है, इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड रिलेटिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर आपको पूरे इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में कलेक्शन करनी है, कुछ जानकारी निकालने, प्रोजेक्ट मिला आपको, तो सबसे अच्छी आयरन स्टील कंपनी आप ढूंढोगे ना, इसमें सेलेक्ट, इसमें इसका स्टडी करूंगा तो मेरे लिए रिजल्ट बेस्ट आएंगे। आपने चूज करी टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, आपकी मर्जी है भाई, आपने सैंपल में वो चूज किया। तो आपने क्यों चूज किया? क्योंकि आपको लग रहा था कि ये बेस्ट है, इससे रिजल्ट मेरे ठीक आएंगे, तो आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं डेलिबरेट सैम्पलिंग। बहुत इजी था, समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसकी मेरिट्स क्या है कि अपने हिसाब से चलता है मेथड, ये फ्लेक्सिबल है, जैसा हमें ठीक लग रहा है वैसा हम करें, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो दिस मेथड अलाउ टू द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल व्हिच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जिन सैंपल की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये मेथड उनको अलाउ करता है कि उसको आप ले सकते हो, क्योंकि आप डेलिबरेट सैंपलिंग कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। फिर बोलता है selection of items can be deliberately tuned to the purpose of study। हम अपनी स्टडी के हिसाब से सैंपल चूज जो कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसको ट्यूनिंग करके कि इससे बेस्ट सैंपल इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्यूनिंग बनाकर चलते हैं इस मेथड में। बहुत सिंपल टेक्निक है सैंपल सेलेक्ट करने की, इसको आप लिख सकते हो मेरिट में। डीमेरिट्स क्या है कि यहां पर बायस हो रही है। क्या पता कुछ सैंपल ऐसे हो जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो पर आपको लग ना रहा हो और आपने उनको छोड़ दिया हो, आपने कोई और सैंपल सेलेक्ट कर लिया हो, बायस हो गई ना। तो यहां पर बायस हो सकती है, उसके हिसाब से रिजल्ट डाउटफुल भी आ सकता है। आया समझ? बोलो आया समझ? रैंडम सैंपलिंग और डेलिबरेट सैंपलिंग, यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग भी इसको बोलते हैं। हमने 20 मिनट में आराम से इसको कर लिया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सैंपलिंग पे, जो बहुत ही आसान है। मैं आसान क्यों बोलता हूं उसको? क्योंकि इस सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग और डेलिबरेट सैंपलिंग दोनों का मिक्सचर है। आपने ध्यान दिया हो तो डेलिबरेट सैंपलिंग के अंदर, यानी पर्पसिव सैंपलिंग के अंदर, मैंने एक बार भी रैंडम सैंपलिंग की बात नहीं की। इस मेथड में रैंडम सैंपलिंग का यूज भी होगा और पर्पसिव सैंपलिंग का यूज भी होगा। कैसा पॉसिबल नहीं है? मेरे सामने 20 आइटम्स हैं, 20 में से 10 मैं अपने हिसाब से चूज कर रहा हूं और उन 10 में से जो सिलेक्शन करना है वो रैंडमली कर रहा हूं। दोनों मेथड अप्लाई कर दिए। दिस इज कॉल्ड मिक्स सैंपलिंग। डिटेल में समझते हैं, चलिए सुनिए ध्यान से। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग is generally adopted when population consists of different groups।
अगर आपके एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप्स हैं, तो आपको हर ग्रुप में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करना है। उसमें आप ये मेथड चूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन को पहले डिवाइड किया जा रहा है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। मतलब स्टार्टा मतलब होता है ग्रुप्स, आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, उसके बाद आप उसमें से आइटम सेलेक्ट कर रहे हो। अब कैसे कर रहे हो मैं आपको बताऊंगा। ईच स्टार्टम मतलब ईच ग्रुप शुड बी रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट प्रपोर्शन इन द सैंपल। एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है क्लास 11th में, इसको 11th कर लेना बेटा, एक्सेल को कर देना 11th। आपके क्लास 11th में 50 बच्चे, जिसमें से 30 बच्चे जो हैं वो मैथ्स के हैं और 20 बच्चे जो हैं उनके पास होम साइंस है। और क्लास 10th जो है 30 जो है 11th के हैं और 20 जो हैं उन्होंने होम साइंस पढ़ी है क्लास 10th में। अच्छा ये बोल रहा है, कह रहे टोटल 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 बच्चों ने 10th में मैथ्स पढ़ी है, 30 बच्चों ने 10th में मैथ्स पढ़ी है और 20 बच्चों ने मैथ्स ना पढ़ के होम साइंस पढ़ी। 11th में 50 बच्चे आए हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अब 30 बच्चे मैथ्स वाले हैं और 20 होम साइंस वाले हैं, दो हमारे ग्रुप्स बन गए। अब क्या रहा है, फ्रॉम ईच ऑफ दिस ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में से हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन 30 में से कह रहे हैं प्रोपोर्शनली सेलेक्ट करना है आपको। कह रहा है कि ऑफ दीज टोटल 50 स्टूडेंट्स ओनली अ सैंपल ऑफ 5 टू बी सिलेक्टेड। हमें 50 में से दोस्त, हमें 50 में से सिर्फ 5 सैंपल सेलेक्ट करने हैं प्रोपोर्शनेटली। मतलब मैथ्स वाले 30 बच्चे हैं, होम साइंस वाले 20 बच्चे हैं। प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, 3:2 का रेशियो ले लो, 3 यहां से सेलेक्ट कर लो और 2 यहां से कर लो। अब कैसे करोगे, कह रहा है कि देन वी शेल रेंडमली सेलेक्ट 3 आउट ऑफ फर्स्ट स्टार्टम। जो पहला ग्रुप है 30 बच्चों के मैथ्स का, उसमें से हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं रेंडमली और दूसरे में से हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दो कि 30 और 20 का ग्रुप तो हमने डिवाइड किया था खुद से, वो डेलिब्रेट सैंपलिंग हो गई। उन 30 में से जो 3 सेलेक्ट किए हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, वो रैंडम सैंपलिंग हो गई। तो ऐसे ही 2 यहां सेलेक्ट किए हैं, तो 30 हमने अपनी मर्जी से बनाए हैं, 30 और 20 का जो डिवाइड हमने मर्जी से किया है, ग्रुप बनाए हैं। और जो बाकी हमें 3 और 2 सेलेक्ट किए, 5 सेलेक्ट करने थे, वो रैंडमली सेलेक्ट किए, 30 में से 3 और 20 में से 2। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि पहले तो हमने डेलिब्रेट सैंपलिंग करी, डेलिब्रेट सैंपलिंग करने के बाद हमने जो रैंडम सैंपलिंग की है 5 लोगों के लिए, वो रैंडम सैंपलिंग है। तो दोनों का मिक्सचर हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड मिक्स सैंपलिंग, ठीक है, या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ध्यान रखिएगा। तो इस मेथड की मेरिट्स क्या है, दिस मेथड कवर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग जो ग्रुप बनाए हैं वो हर करेक्टरिस्टिक के ग्रुप बनाए हैं, तो हर करेक्टरिस्टिक के लोग यहां कवर हो रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम बहुत सारा कंपैरिजन कर पाएंगे हमारे पास, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां ग्रुप बनते हैं कंपैरिजन भी ज्यादा होता है। और ये मेथड जो है वो रिलायबल है, मीनिंगफुल रिजल्ट यहां पर आ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा डाउटफुल नहीं है। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, इस मेथड को वो ही यूज कर सकता है जिसको अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट नॉलेज हो। स्टैट्स एरे गेरे के हाथ में नहीं दी जाती, स्टैट्स उन्हीं के हाथ में दी जाती है जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड वो यूज करेंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की। यहां पर बायस हो रही है, थोड़ी बहुत तो हो रही है, जो आपने पहले वाले ग्रुप डिवाइड किए 30 और 20 के, वहां तो बायस हुई है ना। तो आप जहां भी अपनी मर्जी चलाओगे वहां बायस होगी। जो 3 और 2 सेलेक्ट किए थे, रैंडमली सेलेक्ट किए थे, वहां बायस नहीं है। पर जो 30 और 20 का ग्रुप आपने खुद बनाया, या 10 ग्रुप भी आप बाद में बनाओगे खुद, तो भी आप वहां बायस कर रहे हो। जहां पर खुद से कर रहे हैं वहां बायस हो गई। ये मेथड कब सूटेबल करता है, कह रहे अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी स्मॉल है तो कैसे उसको आप डिवाइड करोगे ग्रुप्स में। तो ये मेथड सूटेबल तब होता है जब एरिया थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि आप ग्रुप्स में डिवाइड कर पाओ अपने जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें लोग जो हैं या नंबर्स जो हैं, जो वेरिएबल्स, उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर पाओ। तो ग्रुप थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा पॉपुलेशन साइज होगा तो ग्रुप भी डिवाइड कर पाएंगे। पहली पॉपुलेशन छोटी है, आपका एरिया छोटा है, 10 लोग हैं, 10 में क्या ग्रुप बनाओगे आप, है ना, 3 ग्रुप कैसे बनाओगे, 3 के मजा नहीं आएगा। तो वो चीज सुटेबल यहाँ पर नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से बच्चों की ये सैम्पलिंग के मेथड डिटेल में क्या होता है। अब बात करूंगा मैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए।
ये भी एक सैम्पलिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। बच्चों देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 100 में से 10 सेलेक्ट करने हैं मुझे, रैंडमली मैं कर नहीं रहा, वो रैंडम मेथड था, वो मैं इसको चला गया, डेलिबरेटली मैं कर नहीं रहा, वो चला गया, मिक्स में कर नहीं रहा, वो चला गया, मैं सिस्टमैटिक तरीके से सैम्पलिंग कर रहा हूं। कैसे करूंगा, सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल सुनो पहले, मेरे को 10 में से ना 100 में से 10 सैंपल सेलेक्ट करने। मैंने क्या किया, 100 स्टूडेंट को नंबर्ड कर दिया, सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, एक रो में खड़ा कर दिया, 10 बच्चों की रो, फिर 10 बच्चों की रो, ऐसे फिर 10 रो बना दी मैंने, 10 लाइन खड़ी कर, 10 बच्चों की, 100 बच्चे हो गए, और बोला हर लाइन में से हर पांचवा बच्चा मेरे पास आ जाए, हर लाइन में से हर पांचवा बच्चा मेरे पास आ जाए। या मैंने 20-20 बच्चों की 5 लाइन बना दी, मैंने बोला हर लाइन में से हर 18वां बच्चा मेरे पास आ जाए। तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं। देखा जाए थोड़ी बहुत रैंडमनेस यहां पर है, बट डेलिब्रेशन भी है, मैंने 10 रो खुद बनाई। मेरी बात सुनना, क्या हो रहा है कि हमने 10 आइटम सेलेक्ट करने हैं 100 में से, मैंने क्या नंबर कर दिया और बोल दिया कि 10 आइटम सेलेक्ट जो करने हैं, आप पहले 15वां बच्चा मेरे पास आ जाओ, जिसके पास 15th नंबर है, 15 रोल नंबर मेरे पास आ जाओ, रोल नंबर दे दी मान लो मैंने। 15 के बाद 25वां आ जाओ, 25 के बाद 35वां रोल नंबर आ जाओ, मतलब 10-10 के गैप से आते जाओ मेरे पास, ऑटोमेटिकली 100 में से 10 मेरे पास पहुंच जाएंगे। 95 तो जो नंबर होगा, 95 रोल नंबर जो होगा, वो 10वां बच्चा होगा। पहले 15वां, फिर 25वां, फिर 35वां, सिस्टमैटिक हो रहा है। जो मैंने पहले बताया वो करेक्ट था, जो अब बताया वो भी करेक्ट है। तो सिस्टमैटिक तरीके से यही होता है, 10 रो बना ली, हर पांचवा मेरे पास आ जाओगे, नंबर दे दिए, नंबर देने के बाद हर 10वां रोल नंबर, 10वां आ गया, फिर 20वां आ जाओ, फिर 30वां आ जाओ, ऐसे करके गैप से आते जाओ। सिस्टमैटिक ही होता है। तो बहुत सिंपल मेथड है, इजी है। पर्सनल बाइस यहां पर बहुत कम हो सकती है, क्योंकि हम नंबर वाइज बुला रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि हाँ, बायस यहां तब होगी जब मेरे को दिख रहा है कि भाई मैं शुरुआत 15वें से कर रहा हूं, 15वां मुझे बेस्ट लग रहा है, 15 से शुरुआत कर दी, तो वहां बायस हो सकती है, अदरवाइज बायस बहुत कम है। इस मेथड की सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि हर आइटम के इक्वल चांस नहीं है। अगर एक बार 15वां बच्चा मैंने बुला दिया, फिर मैंने बोला 25वां आ जाओ, तो 25 के बाद आगे पता है 26वां नहीं पहुंचना, 27वां नहीं पहुंचना, 28वां नहीं पहुंचना, 35वां ही पहुंचना है। तो हर आइटम के इक्वल चांस सेलेक्ट होने के यहां पर नहीं है, ये इसकी डीमेरिट है। उसके बाद, इफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, इस मेथड की कोई पर्पस सिग्निफिकेंस, सारे आइटम एक जैसे हैं तो कोई भी सेलेक्ट कर लो ना यार। जब सारे आइटम एक जैसे हैं तो आप रैंडमली क्यों बुला रहे? अगर करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं तो आप 10 लाइन में खड़ा करो, फिर इसमें से हर पांचवे को बुलाओ। या कोई बंदा मान लो एरिया के हिसाब से भी कर सकते हो, आप कोई दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली वाले बच्चे यहां खड़े हो जाओ, मुंबई वाले बच्चे यहां खड़े हो जाओ, चेन्नई वाले बच्चे यहां खड़े हो जाओ, और हर लाइन में से पांचवा पांचवा बच्चा आ जाओ। ये तब हो सकता है। लेकिन अगर सारे ही सेम जगह से हैं, सारे ही सेम आइटम्स हैं, सारे आइटम इक्वली होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं, तो ये मेथड सूटेबल वहां पर नहीं होता है। ये आप सोचें, ठीक है। अब बचता है व्हाट इज कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। कोटा क्या होता है? एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज, नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप, उसे कोटा बोलते हैं, क्वांटिटी। इस मेथड में क्या होता है, हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे मैंने पहले बनाए थे। एक बहुत सारा नंबर हमारे पास है, हमारा एरिया 100 लोगों का है, हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए, हमने 5 ग्रुप बना लिए 20 लोगों के। फिर मैंने बोला कि कुछ परसेंटेज फिक्स कर लेता हूं कि हर ग्रुप में से ना मैं 10 लोग बुलाऊंगा, हर ग्रुप में से मैं 10% लोग चूज करूंगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। कह रहे इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर ग्रुप में एक जैसे लोग होना कोई सेंस नहीं बनता। हर ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के लोग होने चाहिए, चाहे वो एरिया के हिसाब से हो, चाहे वो कैसे भी हो। फिर कह रहे हैं सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। मेरे को फिक्स्ड है कि मैंने हर ग्रुप में से 10% लोग सेलेक्ट करने हैं, परसेंट बेस्ड। तो कोटा मेरा कितना है? 10% का। तो फिक्स्ड है मेरे को कि इस ग्रुप में से 5 ही बुलाने, इसमें से भी 5 बुलाने, इसमें से 10 बुलाने, तो फिक्स्ड है। हर ग्रुप में से मेरा कोटा
फिक्स डेट ने मुझे बुलाने ही बुलाने हैं। जैसे होता नहीं है कि एससी कैटेगरी के हम 20 लोग सेलेक्ट करेंगे, जनरल के 10 ही करेंगे, है ना, ओबीसी के हम 8 करेंगे, तो कोटा फिक्स होता है, इतने इतने सेलेक्ट किए जाएंगे, इनकी सीट इतनी है, तो ये कोटा सैंपलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसकी मेरिट है कोटा सैंपलिंग की, एक्सपेंसिव मेथड बिल्कुल भी नहीं है ये, और यहां पर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस है। यार एससी के 10, जनरल के 5, ऐसा क्यों? बाइस हो गई ना। कोटा हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जहां भी हम कोई काम कर रहे हैं वहां बाइस हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। व्हाट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग? अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अगर मैं सैंपल चूज करूं, वो कन्वीनियंट सैंपलिंग है। जब इन्वेस्टिगेटर को लगे कि मेरे को कन्वीनियंट सैंपल सेलेक्ट करना यहां से लग रहा है, मैं यहीं से सेलेक्ट करूंगा। एग्जांपल देता हूं, मेरे को अपने स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूट में मुझे टीचर सेलेक्ट करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी भी एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठाया और वहां देखा ये टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये क्या पढ़ाता है, कितना एक्सपीरियंस है, इसको सेलेक्ट कर लेता। कन्वीनियंट, जैसे मुझे लगेगा मैं वहां से सेलेक्ट करूंगा। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सैंपल जब फ्रेम कर रहे हो, ये कन्वीनियंस सैंपलिंग है, यहां बहुत ज्यादा बायस है। कह रहे इन दिस मेथड सैंपलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। एग्जांपल दे रहा है कि इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करना चाहता है टीचर्स को प्रोस्पेक्टस के बेस पर। समझते हो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कॉलेज का, स्कूल का। दिस थोड़ी सी बुकलेट होती है। दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव बट अनसाइंटिफिक, अनरिलायबल। इट डिपेंड टू मच ऑन द whims ऑफ एन्यूमरेटर्स। अपने अंदाजे से, अपनी सोच के हिसाब से वो सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं करी अच्छा होगा भी या नहीं होगा, कहां बेस्ट मिल सकते हैं, कुछ नहीं सोचा, जैसा कन्वीनियंट लगा वैसा ले लिया, काम चलाओ वाला काम हो गया। इसमें ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बट बहुत कॉमन केस में जहां पे ज्यादा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स हमें जहां नहीं चाहिए, नॉर्मल काम चलाना है, वहां पे मेथड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा कि सैंपलिंग डेटा की रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। अगर आपने सैंपल मेथड के थ्रू या किसी सैंपल के बेस पे रिजल्ट निकाले हैं, तो क्या वो सही होंगे? डिपेंड करता है सर, जो आपने जो मेथड यूज किया है उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सैंपल सेलेक्ट जो आप कर रहे हो उसके बेस पे जो रिजल्ट निकाल रहे हो, क्या उस पर आप विश्वास कर सकते हो? क्या आप सैंपलिंग मेथड के रिलायबिलिटी पे विश्वास कर सकते हो? हम बोलेंगे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड चूज किया गया और किस समय उस मेथड को अप्लाई किया गया। अगर वॉर चल रहा था, हमने तब डाटा इकट्ठा किया तो गलत है। वॉर के टाइम पे डाटा इकट्ठा होकर नहीं आता, प्रॉब्लम बहुत होती है, डाटा इकट्ठा मिलके आता नहीं। कोई कोई ऐसा कुछ चल रहा है, कोई डिसीज चल रही है, ठीक है, एपिडेमिक चल रहा है, उस टाइम पे प्रॉब्लम है। तो डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ सैंपल कितना है। आपने 10 सैंपल सेलेक्ट करने थे, आपने 5 ही सेलेक्ट किए, आपके रिजल्ट डाउटफुल होंगे। मैं उसको डाटा को नहीं खरीदूंगा, नहीं चूज, विश्वास नहीं कर सकता मैं। आपको यूज करना था रैंडम सैंपलिंग, आपने यूज कर रखा कन्वीनियंस सैंपलिंग, मैं तब भी उसको नहीं चूज करूंगा। तो डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हो, सैंपल का साइज कितना था, एन्यूमरेटर्स जो थे, इन्वेस्टिगेटर जो था, वो फुल उसमें नॉलेज थी कि नहीं थी, उसमें तरीके उसको आते थे नहीं आते थे, उसको यूज करना आता था नहीं आता था, उसको नॉलेज थी पूरी या नहीं थी, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और जो एन्यूमरेटर्स थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है कि नहीं दी गई थी। अगर दी गई थी रिजल्ट सही होंगे, विश्वास कर सकता हूं। तो सैंपलिंग डाटा लेते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय डाटा जो इकट्ठा हुआ है, जो आप लेने जा रहे हो, उसका टाइम क्या है, उसमें सैंपल का साइज क्या लिया गया है, एन्यूमरेटर्स कैसे थे, ट्रेन थे कि नहीं थे, मेथड कौन सा चूज किया गया, सारी बातें पहले रिसर्च करनी पड़ती है, फिर हमें डाटा को लेना पड़ता है, वरना आपके पैसे और टाइम वेस्ट है। तो आप डाटा खरीदने से पहले, डाटा यूज करने से पहले आप देख लो कि क्या मेरी स्टडी के लिए ये सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये टॉपिक आपको विश्वास वाला है या नहीं, वो डिपेंड करता है इन बातों पर। सोचो, अगर हम सेंसस मेथड यूज कर रहे हो या फिर हम सैंपल मेथड यूज कर रहे हो, तो क्या एरर्स नहीं आएंगे? एरर्स आ सकते हैं। एरर्स ज्यादा कहां आते हैं?
और कौन सी तरह के आते हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादातर एरर्स हम जो निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो सैम्पलिंग मेथड में आइडेंटिफाई करते हैं, आपको पता। तो एरर्स आइडेंटिफाई जब होते हैं तो एरर्स किस तरह के हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, दो तरह के एरर्स होते हैं। तो सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। दीज आर रिलेटेड टू साइज और नेचर ऑफ सैंपल। जो मेथड आपने चूज किया है उसमें जो आपने सैंपल सेलेक्ट किए थे उनका साइज आपने कितना चूज किया है। 10 सैंपल लेने थे आपने, क्या 5 तो नहीं लिए, ठीक है, वो एरर निकल के आएगा, आपने 5 लिए होंगे तो उससे एरर आ जाएगा। और जो सैंपल आपने सेलेक्ट किए हैं वो मैच करते थे आपके स्टडी से या नहीं करते थे, अगर मैच नहीं करते थे तो रिजल्ट आपके डाउटफुल आ सकते हैं। तो सैम्पलिंग एरर्स ये होते हैं। एग्जांपल देता हूं, आपने 10 सैंपल सेलेक्ट करने थे, आपने 5 ही किए, आपका पैरामीटर रॉन्ग आएगा। नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, आपने जब सैंपल सेलेक्ट तो सही किए लेकिन मेजरमेंट गलत किया, डाटा इकट्ठा जो करना था काउंटिंग गलत कर दी उसने, या फिर कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। आपने क्वेश्चन तो पूछा, उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिस्पॉन्ड कम किया गया, जब रिस्पॉन्स ही कम आया उसके बेस पर रिजल्ट कैसे निकालने, तो रिजल्ट निकलेंगे वो रॉन्ग निकलेंगे। या फिर अगर आप डेटा सही इकट्ठा किया बिल्कुल, जब आप एवरेज निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे, आप रेशो निकाल रहे थे, आपने ही गलती कर दी, वो भी एरर आएगा रिजल्ट में, उसे बोलते हैं एरर ऑफ कैलकुलेशन। या फिर आपने सैंपल जब सेलेक्ट किए थे, आपने पार्शियलिटी करी होगी, आपने 22 की, उस 22 की वजह से रिजल्ट रॉन्ग आया, तो इसे बोलेंगे एरर ऑफ सैंपलिंग 22। तो एरर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं कि आपके सैंपल का साइज या फिर नेचर गलत चूज कर लिया। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होते हैं कि सैंपल सही सेलेक्ट किए, मेजरमेंट गलत किया है, लोगों ने रिस्पॉन्स कम दिया है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई है मीन निकालने में या मोड निकालने में, मीडियन निकालने में, या रेशो निकालने में, परसेंटेज निकालने में, या फिर आपने सैंपलिंग सेलेक्ट करते वक्त बायस की, इसका डेटा लेता हूं इसका नहीं लेता हूं, तो भी रिजल्ट आपके रॉन्ग आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एरर्स तो होते ही होते हैं, हमेशा होते हैं। लार्जर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्जर द एरर्स, जितने बड़े एरिया की आप स्टडी करेंगे उतने ज्यादा एरर्स आएंगे, एरर्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब कहता है इट मस्ट बी नोटेड दैट जो नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं, उनसे रिजल्ट ज्यादा रॉन्ग आते हैं। सैंपलिंग एरर होंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, लेकिन जितने ज्यादा नॉन सैंपलिंग एरर होंगे उतने रिजल्ट ज्यादा खतरनाक होंगे, वो सीरियस हो सकता है। सैंपलिंग एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, सैंपल साइज और इकट्ठा कर लो और डाटा इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर एरर आपके नॉन सैंपलिंग वाले हुए तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप चीजों को ठीक कर लो। तो नॉन सैंपलिंग एरर्स आर मोर सीरियस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एरर्स क्या होते हैं, सैंपलिंग क्या होते हैं, नॉन सैंपलिंग क्या होते हैं, आपने सीख लिया। इस चैप्टर में हमने सेंसस मेथड, सैंपल मेथड और उसका डिफरेंस, सैंपल मेथड के 6 अंदर जो मेथड्स हैं, रैंडम सैंपलिंग, मिक्स सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, डेलिबरेट सैंपलिंग, सब कर इनको आपको लिख लिख के करना है, मैरिट्स डीमेरिट्स अच्छे से लिख लिख के। देखो हेडिंग्स अच्छे से लिखोगे तो कंटेंट लिख पाओगे, हेडिंग गलत है तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम देना, लिख लिख कर करना, हेडिंग को टिप्स पे करना तो मजा आएगा। चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, छोड़ना नहीं है, चैप्टर को अच्छे से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर समझ में आपको आ गया होगा। ये चैप्टर आज खत्म हो गया, इसके सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में आप कर सकते हो, कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।